बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 15। रूटीन की तरह हम अपने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करते हैं और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने फीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्कस किया था, फीडबैक मैकेनिज़्म की टाइप्स को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम एंड लिविंग कंट्रोल सिस्टम को भी डिस्कस किया था। अब इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम एंड लिविंग कंट्रोल सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 3 के। अब है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे और फिर सेल के कितने इन्वायरमेंट हो सकते हैं इनको डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज़म अगर अपने अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज़म ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। और अगर ऑर्गेनिज़म की बॉडी में वाटर की मिक़दार ज़्यादा है तो वो ऑर्गेनिज़म उस एक्सेस वाटर को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा। अगर उसकी बॉडी में वाटर की मिक़दार कम है तो वो पानी को स्टोर करेगा, यानी उसकी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करने वाले जो मैकेनिज़्म हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि उसकी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज ना हो। ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट विद इन स्पेसिफिक रेंज। ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वाटर फॉर सेल, वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूट विद इन सेल। वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूट विद इन सेल। सेल के अंदर जितने भी सॉल्यूट होते हैं उनके लिए सॉल्वेंट वाटर है और सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। यानी सेल का सर्वाइवल इसीलिए लिए है, सेल का सर्वाइवल इसी में है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर करे ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वजअलना मिनल माए कुल्ले शैइन हई, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया और पानी ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज़म की एग्जिस्टेंस के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। ईच सेल इज़ अडॉप्टेड टू डिफाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर। हर सेल अपने सॉल्ट के लिहाज से अपने इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में पानी की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रखता है। और सेल करता क्या है? सेल ये करता है कि वो अपने इंट्रासेलुलर
इन्वायरमेंट में पानी की ये जो कंसंट्रेशन है ये चेंज ना हो, यानी सेल उस पानी को इस तरह से मेंटेन करता है कि पानी की कंसंट्रेशन चेंज ना हो। टू परफॉर्म फंक्शंस नॉर्मली, और ये सेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अंदर उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जो है वाटर की उसको मेंटेन करे। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके। इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ए सेल टू मेंटेन अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन इट्स intracellular environment so that it perform its function normally. Dear students, अब हम types of extracellular environment को डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट की जो सबसे पहली टाइप है वो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। मोर कंसंट्रेटेड external environment as compared to internal environment of cell. Dear students, ये एक सेल है, ये सेल। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, ये एरो शो करता है, अप जो एरो है, अप एरो। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, और ये जो डाउन एरो है ये शो करता है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब सेल के अंदर, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर की जानिब एरो है। इसका मतलब ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये जो डाउन एरो है इसका मतलब है कि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की मिकदार कम है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? एक्स ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब एक्स ऑस्मोसिस, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। अब सेल से पानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में निकल जाएगा, सेल से वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा, इसे एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रेंडरिंग बना देना, रेंडरिंग इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड। जैसे सेल से पानी बाहर निकलेगा, सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी इसमें अब सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी इंटरनल इन्वायरमेंट में, जैसे ही पानी बाहर की जानिब मूव करेगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा, यानी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अब जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है ये सी वाटर है। वो ऑर्गेनिज्म जो सी वाटर में रहते हैं उन्हें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है। अब हमारा जो अगला इन्वायरमेंट है वह हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो कहते हैं कम को। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की मिकदार क्या है? कम है, और वाटर की मिकदार ज़्यादा है, सॉल्यूट की मिकदार
कम है, डाउन एरो है, एरो नीचे की जानिब है, इसका मतलब है सॉल्यूट की मिकदार कम है और वाटर की मिकदार ज़्यादा है। ये एरो ऊपर की जानिब है, इसका मतलब है वाटर की मिकदार ज़्यादा है। अब इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंपेयर करवाते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट से। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है क्योंकि अप एरो है, एरो ऊपर की जानिब है, इसका मतलब है सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। और डाउन एरो है, ये नीचे डाउन एरो, इसका मतलब है वाटर की मिकदार कम है। अब एंडो ऑस्मोसिस होगी क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है। अब वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में दाखिल होगा, यानी अब वाटर सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में दाखिल होगा। द वाटर विल इंटर इन इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल और रेंडरिंग इंट्रासेलुलर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड। जैसे ही पानी सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा जिससे सेल का सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, यानी अब अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और सॉल्यूट की मिकदार कम हो जाएगी। हम इससे क्या कहेंगे कि सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये डाइल्यूट हो चुका है। सेल बिकम टर्जिड, अब सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, पॉसिबल सेल में बर्स्ट, ये भी हो सकता है कि सेल फट जाए, लेकिन सेल फटेगा किस केस में, अगर एनिमल सेल है। जबकि प्लांट सेल सर्वाइव, पौधे का सेल सर्वाइव कर जाता है क्योंकि जो पौधे का सेल है, जो प्लांट सेल है, यह प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है जिसकी वजह से प्लांट का सेल सर्वाइव कर जाता है, सेल वॉल की वजह से, क्योंकि ये पौधे के सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल टू गेन वाटर, यानी जैसे ही व्हेन द वाटर विल इंटर इन प्लांट सेल, द वाटर विल स्टोर इन वैक्यूल, द वाटर विल स्टोर इन वैक्यूल। जैसे ही पानी सेल के इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में आएगा, ये पानी वैक्यूल में जाएगा और वैक्यूल में पानी स्टोर होगा। जैसे ही वैक्यूल में पानी स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल टर्जिड हो जाएगा। वैक्यूल के टर्जिड होने से प्रेशर पड़ेगा साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म प्रेशर पुट करेगा सेल मेम्ब्रेन पे और सेल मेम्ब्रेन प्रेशर पुट करेगी सेल वॉल पे, जिससे पौधे का सेल टर्जिड हो जाएगा। अब हमारा जो अगला इन्वायरमेंट है वह आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, आइसो सेम। अब जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये इंटरनल इन्वायरमेंट। सेम कंसंट्रेशन इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन एज कंपेयर टू इंटरनल सेलुलर कंसंट्रेशन। जितनी मिकदार सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगी, उतनी ही मिकदार सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में होगी। यानी अगर
सेल के अंदर 2 ml वाटर आ रहा है, 2 ml वाटर ही सेल से बाहर जा रहा है, यानी जितनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है उतनी ही मिकदार सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में होगी। इसे हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसका सेल के ऊपर क्या असर होगा? नो इफेक्ट ऑन सेल। सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि देयर इज़ नो नेट गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, क्योंकि जो सेल है नेट गेन ऑब्टेन नहीं करता, यानी नेट गेन ज़ीरो, नेट गेन इज ज़ीरो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, एनिमल सेल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पौधे के सेल पे इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज द रीज़न इज दैट बिकॉज प्लांट सेल स्टोर वाटर फॉर इट्स टर्जिडिटी, क्योंकि पौधे का सेल पानी को स्टोर करता है अपने वैक्यूल में। अगर पौधे का सेल, इफ प्लांट सेल विल नॉट स्टोर वाटर इन इट्स वैक्यूल, इट बिकम्स फ्लैसिड, यह ढीला पड़ जाएगा। सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ए प्लांट सेल to store water in its vacuole so that cell becomes turgid. Otherwise, if plant cell will not store water, it will become flaccid. Dear students, अब है need of osmoregulation. अब ऑर्गेनिज्म को या सेल्स को ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है? टू प्रिवेंट दीज चेंजेस, ताकि ये जो चेंजेस हैं इनको प्रिवेंट किया जाए। चेंजेस क्या है? ताकि सेल श्रिंक ना हो, सेल टर्जिड ना हो, सेल ऑस्मो रेगुलेट। सो सेल ऑस्मो रेगुलेट, सेल ऑस्मो रेगुलेशन करते रहते हैं, क्योंकि सेल के लिए बहुत ज़रूरी है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ नेसेसरी फॉर सेल टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, most important लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अबंडेंट रिलीज ऑफ वाटर, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है तो ऑर्गेनिज्म उस वाटर को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर की मिकदार कम है तो वो अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करेगा, यानी स्टोरेज करेगा। अब पौधों में जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है उनके अंदर जो पहली कैटेगरी है वह हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, हाइड्रो वाटर, और फाइट्स प्लांट्स। ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर। Those plants which submerged or live in fresh water are called hydrophytes. वो पौधे जो दरियाओं के पानी में, झीलों के पानी में, तालाबों के पानी में, जोड़ों के पानी में
यानी जो फ्रेश वाटर में है उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दे हैव अडॉप्टेशन टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इटसेल्फ इन फ्रेश वाटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने अडॉप्टेशंस को देखने के अडॉप्टेशंस क्या होती हैं। अडॉप्टेशंस ऐसे करैक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और ये करैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। ऐसे करैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके, ऐसे करैक्टर्स को अडॉप्टेशंस कहा जाता है। दे हैव अडॉप्टेशन टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इटसेल्फ इन फ्रेश वाटर। ज़ाहिरी बात है ये फ्रेश वाटर के अंदर है तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं है, वहाँ पर तो पानी अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनके पास अडॉप्टेशन क्या है, फ्लडिंग ऑफ इटसेल्फ इन फ्रेश वाटर, यानी इनके सेल में जैसे ही एक्सेस वाटर आता है वो उसे फ्रेश, जैसे ही इनके सेल में पानी आता है, ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को फ्रेश वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। दे हैव अडॉप्टेशन टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इटसेल्फ इन फ्रेश वाटर, यानी जैसे ही इनके सेल में फ्लडिंग कहते हैं, जैसे ही ज़्यादा पानी आता है, फ्लडिंग पानी का आना, बहना, पानी का बहना, फ्लडिंग ज़्यादा पानी का सेल में आना। टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इटसेल्फ इन फ्रेश वाटर, यानी इनके सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर आता है वो उसे फ्रेश इन वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। अब इनके पास अडॉप्टेशंस क्या हैं, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, यानी ये जो पौधे होते हैं इन पौधों के जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। लार्ज सरफेस ऑफ लीव्स, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव, सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। तो हाइड्रोफाइट्स का जो लीफ होता है वो बहुत बड़ा लीफ होता है और जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ते के अपर सरफेस पे होते हैं। यानी जैसे मैंने यहाँ पर एक लीफ बनाया हुआ है हाइड्रोफाइट्स का। अब ये जो लीफ है, लीफ की जो अपर सरफेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा का जो रुख होता है वो एटमॉस्फेयर की जानिब होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, लीफ का एरिया बड़ा होता है, बड़े साइज का लीफ होता है और लीफ की जो अपर सरफेस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा होते हैं, सो दैट टू प्रमोट ट्रांसपायरेशन। इन दिस वे दे रिलीज देयर एक्सेस वाटर इन इट्स इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल क्या है, वाटर लिलीज, पानी में जो वाटर लिलीज होती हैं ये हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, अगली जो कैटेगरी है हमारे पास वो है मीजोफाइट्स। मीजो कहते हैं मिडल को, मॉडरेट। मॉडरेट से मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ही कम पानी हो तो ऐसे पौधे जो कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं उन्हें हम मीजोफाइट्स कहते हैं। अब इनके पास
ये दोनों अडॉप्टेशन है। अगर इन्वायरमेंट में एक्सेस वाटर होगा तो इन पौधों की जड़ें ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और ज़्यादा पानी लीव्स में आएगा और फिर लीव से स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायर हो जाएगा। इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो अडॉप्टेशन क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये अपने स्टोमेटा को खुले रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ट्रांसपायर हो सके। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी की मिकदार बहुत ही कम है, रिस्ट्रिक्टेड है, महदूद है, तो ये पौधे अपने स्टोमेटा को बंद कर लेंगे ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी पानी की मिकदार बहुत कम है। ये बात आपने याद रखनी है। प्लांट्स अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की मिकदार ज़्यादा है तो पौधे 99% वाटर को 100% वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और 99% वाटर को कंजर्व करते हैं और 1% वाटर को यूटिलाइज करते हैं इन वेरियस पर्पसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी की मिकदार बहुत ही कम है तो इनके पास अडॉप्टेशन क्या है, ये अपने स्टोमेटा को फौरी तौर पर बंद कर लेंगे ताकि उस कीमती पानी को, उस प्रीशियस वाटर को कंजर्व किया जा सके अपनी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के इसकी मैंगो, आम का पौधा, ब्रासिका, सरसों का पौधा, ये कॉमन एग्जाम्पल है मीज़ोफाइट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वह ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरिक कहा जाता है, ज़ीरिक कहते हैं ड्राई, और फाइट्स प्लांट्स को। ऐसे पौधे जो उस जगह पर रहते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी होता ही नहीं, बहुत ही कम पानी होता है या फिर पानी बिल्कुल ही नहीं होता, यानी सहराई पौधे, सहरा में रहने वाले पौधे। शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी होती है। अडॉप्टेशन क्या है, ये हमेशा कोशिश करते हैं पौधे टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को कम किया जा सके, क्योंकि इन पौधों के लिए पानी क्या है, पानी एक डायमंड है, डायमंड। वाटर एज ए डायमंड, वाटर इनके लिए एक डायमंड है। अब इस डायमंड को कंजर्व करने के लिए या इस डायमंड को छुपाने के लिए ये पौधे हर तरह की कोशिश करते हैं, यानी इस पानी को कंजर्व करने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी इनके लिए क्या है, ऐसे डायमंड है, पानी प्रीशियस है इनके लिए, कीमती है, बहुत कीमती है। अब अडॉप्टेशन में क्या है, लीव्स, इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही मोटे होते हैं। अगर पत्ता बड़ा होगा तो अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर बड़ा पत्ता है तो वो बड़ा पत्ता है तो वो ज़्यादा जगह को घेरेगा, यानी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर छोटा पत्ता है, ये छोटा पत्ता है, तो अल्टीमेटली इसका सरफेस एरिया कम है। जो बड़ा पत्ता है उसमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जो छोटा पत्ता है उसमें ट्रांसपायरेशन कम होगी।
उससे ट्रांसपायरेशन कम होगी। इसलिए इनके जो पत्ते होते हैं ये छोटे होते हैं और बहुत ही मोटे होते हैं, इसलिए ट्रांसपायरेशन कम होती है। स्मॉल एंड थिक लीव्स टू रिड्यूस rate of ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपायरेशन के रेट को कम किया जा सके। और सबसे बड़ी अडॉप्टेशन स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्ते में बहुत कम होते हैं और स्टोमेटा हमेशा पत्ते की लोअर सरफेस में होते हैं। यानी ये मैंने लीफ बनाया है, ये लीफ है, ये ज़ीरोफाइट्स का लीफ है, ये लीफ है। दिस इज अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड दिस इज लोअर सरफेस ऑफ लीफ। अब पानी इनके लिए क्या है? डायमंड है, और डायमंड को क्या करते हैं? छुपा के रखा जाता है, उस जगह छुपाते हैं जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। इसी तरह लेसर स्टोमेटा है लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन डिप्रेशन, यानी जो लोअर सरफेस है वहाँ पर डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये भी डिप्रेशन है, ये भी डिप्रेशन है, गड़े हैं। इन गड़ों में स्टोमेटा है। इन गड़ों में स्टोमेटा है, यानी स्टोमेटा इन डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्टोमेटालेस लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन डिप्रेशन। अब एक क्यूटिकल, क्यूटिकल कहते हैं लिपिड की लेयर, वैक्सी मोम की तरह है, थिक मोटी है और लेदरी चमड़े की तरह सख्त। पुराने वक्तों में लोग चमड़े का बैग बनाते थे, उस बैग में पानी को स्टोर करते थे ताकि पानी ट्रांसपायर ना हो सके, जिसे हम मशकीज़ा कहते हैं। मशकीज़े की तरह यानी चमड़े की तरह, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट हो, वाटर का लॉस ना हो। वैक्सी थिक एंड लेदरी क्यूटिकल, लेदरी क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी पत्ते के ऊपर क्या है? एक बहुत ही मोटी मोम की तरह, लिपिड की तरह, एक चमड़े की तरह सख्त क्यूटिकल है, जो कि वाटर को लॉस नहीं होने देती, वाटर का लॉस नहीं होने देती। एग्जाम्पल में क्या है? कैक्टाई। कुछ ऐसे सराई पौधे हैं जिनमें से एक पौधा कैक्टस है। कैक्टस क्या है? कैक्टस कैक्टस कैक्टस। और कुछ सराग के अंदर जो कैक्टस का पौधा होता है वो इस तरह होता है। इस तरह से। अब
इन कैक्टस के ऊपर छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे लीव्स, इस तरह की छोटे छोटे लीव्स, छोटे छोटे ये लीव्स होते हैं। अगर कंडीशन बहुत ही सवेयर हो जाए कि पानी की एक्यूट शॉर्टेज हो जाए, कि पानी मुकम्मल तौर पर मौजूद ना हो, तो ये कैक्टस के जो प्लांट्स हैं, कैक्टस के पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं। दे शट देयर लीव्स। जब ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं तो फिर ट्रांसपायरेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। शट देयर लीव्स, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। फिर इनकी जो स्टेम है, स्टेम रहती है ग्रीन, और स्टेम के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन है। तो फिर जो स्टेम है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बन जाती है और ये पानी को भी स्टोर करती है। जब ये पानी को स्टोर करती है तो हम इसे कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन। सकुलेंट, इनकी स्टेम कहलाती है सकुलेंट ऑर्गन, यानी जो पानी को स्टोर करे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्या आएगा? राइट अडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, राइट अडॉप्टेशन इन मीजोफाइट्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, राइट अडॉप्टेशन इन ज़ीरोफाइट्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। और फिर इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एंड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एंड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।